हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कंप्यूटर जो ईमेल होता है उसके बारे में, ठीक है? अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कराई थी, तो आप देख लीजिए हमने यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना दी है और सारी वीडियो उसमें ऐड होती जा रही हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ईमेल ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। ये क्या होता है? एक डिजिटल संदेश होता है। क्या होता है? एक डिजिटल संदेश होता है। जैसे कि पुराने समय में लेटर भेजे जाते थे, वो डाक द्वारा भेजे जाते थे। तो एक लेटर को पहुंचने में कभी-कभी 1-1 महीना, 2-2 महीना भी लग जाते थे, 3-3 महीने भी लग जाते थे। और हमें ये पता नहीं होता था कि हमारा जो लेटर है वो जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, बीच में क्या कंडीशन है। तो वही जो पहले ज़माने में लेटर हुआ करता था वो आज के ज़माने में ईमेल है। क्या है? ईमेल है, जिसका प्रयोग हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और तुरंत जो हमारा संदेश होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाता है, ठीक है? तो ईमेल क्या है? एक डिजिटल संदेश है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेज सकता है, यानी कि संदेश भेजने का माध्यम है ईमेल, ठीक है? यह एक प्रकार का पत्र होता है, एक प्रकार का लेटर ही होता है, लेकिन पहले वहाँ लिखकर भेजा जाता था। आज के ज़माने के जो पत्र हैं यानी कि ईमेल है, इसमें हम ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, कोई पिक्चर या इमेज भी भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी भेज सकते हैं, कोई पीएनजी फाइल भी भेज सकते हैं, यानी कि सभी तरह के डॉक्यूमेंट या सभी तरह की फाइलें हम भेज सकते हैं अटैच करके, ठीक है? ईमेल का जो फॉर्मेट है ये 1970 में बनकर तैयार हुआ था, 1970 में बनकर तैयार हुआ था और पहला ईमेल 1971 में 1971 में भेजा गया था। और किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने भेजा था। किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने भेजा था। और अर्पानेट जो नेटवर्क था इसके माध्यम से भेजा था। अर्पानेट क्या है? एक इंटरनेट जो है आज के टाइम का, उस इंटरनेट का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो अर्पानेट ही था, है ना? तो जो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में रे टॉमिल्सन द्वारा भेजा गया था और अर्पानेट नेटवर्क द्वारा भेजा गया था। तो जो रे टॉमिल्सन हैं, इनको फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मैं बंद कर देता हूँ। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ईमेल। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, ठीक है? लेकिन इंडिया में फादर ऑफ ईमेल अलग हैं, है ना? वो कौन है? ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है, वो दिया था शिवा अय्यदुरई ने। किसने दिया था? शिवा अय्यदुरई ने। ये एक इंडियन है, एक भारतीय हैं। और फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया इनको कहा जाता है। किसको? शिवा अय्यदुरई को, ठीक है? फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। भारत में जो ईमेल है उनके पिता किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? शिवा अय्यदुरई को। लेकिन वैसे किसको कहा जाता है? तो वैसे कहा जाता है रे टॉमिल्सन को, ठीक है? और भारत में शिवा अय्यदुरई को। ईमेल आईडी के 2 पार्ट होते हैं, है ना? ये आप देख रहे हैं @ इसको @ बोलते हैं। तो एक पार्ट होता है @ से पहले और एक पार्ट होता है @ के बाद, ठीक है? जो @ के पहले है इसे हम यूज़र नेम बोलते हैं। जो @ के बाद है इसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है? का प्रयोग किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने ही किया था। तो जो यूज़र नेम है यानी कि @ से पहले है, ये @ से पहले लिखा जाता है, उपयोगकर्ता की पहचान दर्शाता है। उपयोगकर्ता यानी कि जो भी ईमेल आईडी बना रहा है, वो अपने नाम से या जो वो चाहता है उसके हिसाब से अपना यूज़र नेम रख सकता है, अपनी ईमेल आईडी बना सकता है। तो उपयोगकर्ता की पहचान दर्शाता है, यह हमेशा यूनिक होता है। कोई भी एक जैसे 2 ईमेल आईडी नहीं हो सकते हैं, 2 यूज़र नेम नहीं हो सकते हैं। ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, एक ही होगा पूरी दुनिया में। ईमेल जो यूज़र नेम है हुआ वो एक ही होगा। एक नेम से केवल एक ईमेल आईडी का यूज़र बनता है। इसका मतलब ये है, ठीक है? क्या होता है? यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। कौन अलग करता है? अलग करता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? तो यूज़र नेम को और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? अलग करता है। डोमेन नेम क्या होता है? @ के बाद लिखा जाता है।
ये ईमेल किस सर्वर पर होस्ट है ये बताता है, यानी कि ईमेल सेवा कंपनी बताता है किस कंपनी की ईमेल सेवा है या ईमेल किस सर्वर पर होस्ट की जा रही है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जैसे कि gmail.com है ना, ये क्या है, पूरा डोमेन नेम है। और इसमें भी जो ये होता है जीमेल, ये होता है मेल सर्वर या कंपनी का नाम, है ना। यहाँ पे yahoo.com भी लिखा हो सकता है, gmail.com भी लिखा हो सकता है। तो ये जो आगे वाला होता है ये होता है मेल सर्वर या कंपनी का नेम। जो डॉट कॉम होता है, डॉट के बाद होता है, ये होता है डोमेन एक्सटेंशन, है ना, डोमेन एक्सटेंशन, यानी कि इसको टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट ओ आर जी होता है, तो इस तरीके से ये होते हैं डोमेन एक्सटेंशन। और जो आगे वाला होता है ये होता है कंपनी का नाम या मेल सर्वर। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल आईडी होती है। ठीक है, ईमेल आईडी जो होती है इसमें SFA यानी कि सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि हमें केवल और केवल पासवर्ड की जरूरत होती है इसको लॉगिन करने के लिए, है ना, यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन वो ईमेल में नहीं होता है ना, ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ हमें OTP ये भी चाहिए होता है, तो इसको हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। इसके अलावा जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, तो उसमें पासवर्ड के साथ साथ OTP या हमारा जो थंब इम्प्रेशन होता है वो चाहिए होता है, तो उसको बोला जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जो ईमेल है इसमें सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि यूजर नेम हो और पासवर्ड हो तो हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो ईमेल है इसकी जो सर्विस है लॉगिन की, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो SSL और TLS यानी कि ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इनक्रिप्शन का प्रयोग करती है। जो ईमेल है वो SSL का और TLS का प्रयोग इनक्रिप्शन के लिए करती है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए करती है। इनकी हम अभी बात करेंगे। ईमेल जो होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरा जो ईमेल आईडी है वो narendra@gmail.com है जैसे कि, तो मैं चाहूँ तो NARE ऐसे लिख दूं और NDRA ऐसे लिख दूं, इस तरीके से पूरा नरेंद्र लिख दूं तो भी ये लॉगिन हो जाएगी। यानी कि चाहे हम छोटे लेटर लिख दें, चाहे हम बड़े लेटर लिख दें, कैपिटल लेटर लिख दें, चाहे हम आधे छोटे लिख दें आधे बड़े लिख दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम ईमेल आईडी को इस तरीके से स्मॉल में लिख दें, चाहे हम ईमेल आईडी को इस तरीके से कैपिटल में लिख दें, चाहे हम आधा स्मॉल में लिख दें और आधा कैपिटल में लिख दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ईमेल आईडी हमारी लॉगिन हो जाएगी। तो ईमेल आईडी जो होती है ये केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है, यानी कि दोनों ही प्रकार से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जो हमारा पासवर्ड होता है ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर पासवर्ड में स्मॉल लेटर है तो हमें स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, अगर कैपिटल है तो हमें कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। हम स्मॉल को कैपिटल नहीं लिख सकते हैं और कैपिटल को स्मॉल नहीं लिख सकते हैं। पासवर्ड जो हमारा होता है ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, फिशिंग अटैक की बात करते हैं। फिशिंग अटैक क्या होता है? यूजर से लॉगिन डिटेल चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग अटैक कहलाता है। सिक्योर ईमेल लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं? हम HTTPS का प्रयोग करते हैं, यानी कि HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं अगर हमें सिक्योर ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, ये PYQ है ना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? जिसमें कम से कम 8 करेक्टर हो। कितने हो? कम से कम 8 करेक्टर का हो, जिसमें अपर केस हो यानी कि कैपिटल लेटर हो, जिसमें लोअर केस हो यानी कि स्मॉल लेटर भी हो, है ना। एक ही पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो यानी कि 0 से 9 तक कोई नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो जैसे कि @ हो, हैश हो, डॉलर हो, परसेंटेज हो, है ना, इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इन सभी चीज़ों से मिलाकर जो पासवर्ड बनता है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होते हैं उसको रोकता है।
कार्बन कॉपी की बात करते हैं। ईमेल में एक कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी ऐसी होती है जैसे मान के चलिए हमें 10 लोगों को मेल भेजना है एक साथ, है ना? तो अगर हम कार्बन कॉपी का प्रयोग करेंगे तो मेल 10 के पास पहुंचेगा और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो देख सकते हैं आपस में कि कौन सा मेल किस किस को और भेजा गया है। ईमेल मुख्य व्यक्ति यानी कि प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी दी जानी है यानी कि सेंड करना है, तब सीसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन सीसी का प्रयोग करने से क्या है, सभी प्राप्तकर्ता देख सकते हैं कि ईमेल किस किस को भेजा गया है। सीसी जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसको याद रखना। ऐसे ही एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? ये क्या होता है, जैसे कि हमें 10 लोगों को मेल भेजनी है लेकिन अगर हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करेंगे तो कोई भी ये नहीं देख पाएगा कि मेल किसको भेजी गई है। एक ईमेल कई लोगों को भेजनी है लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह ना पता चले कि ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो हम प्रयोग करेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। किसका? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद स्पैम क्या होता है? स्पैम जो जंक मेल होते हैं यानी कि अनवांटेड मेल होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे ईमेल पर आते रहते हैं, अनचाहे मेल होते हैं, उनको स्पैम कहा जाता है। विज्ञापन मेल होते हैं, धोखाधड़ी वाली करने वाले जो मेल होते हैं वो स्पैम होते हैं। और जो ईमेल सर्विस होती हैं इनको ऑटोमेटिक स्पैम को स्पैम फोल्डर में भेज देती हैं। जैसे ही आएगा उसको स्पैम फोल्डर में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है। जो ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए मुझे कोई ईमेल सेंड करना है और मैंने ईमेल आधा लिख दिया है और मुझे कोई काम आ गया तो मैंने वो बैक कर दिया, तो वो जो आधा लिखा हुआ ईमेल है वो वहीं की वहीं सेव हो जाता है ड्राफ्ट में, है ना? भेजने से पहले भेजा तो नहीं है लेकिन अभी हम लिख रहे थे भेजने के लिए, तो भेजने से पहले लिखा हुआ जो मेल होता है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। यानी कि अगर हम चाहें तो उसको बाद में भी कंप्लीट करके उसको भेज सकते हैं। इसे हम कभी भी भेज सकते हैं कंप्लीट करने के बाद। तो ये होता है ड्राफ्ट मैसेज। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई हमें मेल भेजना है उसमें हमें कोई विषय डालना पड़ता है, सब्जेक्ट का एक कॉलम आता है। सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि जो वो पूरा मेल है वो किस लिए है, जो मेन टॉपिक होता है मेल का वो बताता है। तो भेजे जाने वाले ईमेल की मुख्य विषय वस्तु को दर्शाता है सब्जेक्ट। ठीक है। ईमेल के उद्देश्य को तुरंत समझा जा सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ईमेल में क्या होगा और ईमेल किस लिए भेजा गया है। टू होता है मेल जहां भेजना है वो ईमेल डालना जाता है टू में, है ना? फ्रॉम में जिस से हमें ईमेल भेजा जाता है, जो हमें ईमेल भेज रहा है, जिसने ईमेल आईडी को भेजा है यानी कि मेल को भेजा है उसकी ईमेल लिखी होती है किसमें? फ्रॉम में। और ये अपने आप लिख कर आती है। जैसे कि मैं कोई ईमेल किसी दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा तो फ्रॉम में मेरी ईमेल आईडी जिससे मैं मेल करूंगा वो अपने आप बाय डिफॉल्ट लिख कर आ जाएगी। ठीक है। इंसर्ट लिंक क्या होता है? मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट लिंक का प्रयोग किया जाता है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट होता है। ऐसे ही इंसर्ट इमोजी होता है। मेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए इंसर्ट इमोजी का प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू। अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट ईमेल में, अटैचमेंट का प्रयोग ईमेल में फाइल को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको? ईमेल में फाइल को जोड़ने के लिए किया जाता है ना? कौन कौन सी फाइल जोड़ सकते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल, सॉफ्टवेयर, कोई कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई और भी सारी चीजें हैं। तो सभी फाइलों को हम अटैचमेंट के थ्रू अटैच करके मेल को भेज सकते हैं। इसमें 25 MB तक फाइल को अटैच करके सीधे सीधे भेज सकते हैं मेल के द्वारा, है ना? 25 MB से जो बड़ी फाइलें होती हैं इनको जो मेल है, मेल सर्विस है, उसको गूगल ड्राइव के साथ भेजती है ना? गूगल ड्राइव के माध्यम से स्वतः भेज देती है। अगर फाइल 25 MB की है तो ईमेल के थ्रू भेज देगी और फाइल 25 MB से ज़्यादा है तो गूगल ड्राइव के माध्यम से भेज देती है। क्षमता, जो जीमेल होता है इसकी जो क्षमता होती है अटैचमेंट की वो 25 MB होती है, लेकिन जो आउटलुक है इसकी 20 MB होती है। याहू मेल है इसकी भी 25 MB होती है। तो ये हमारा था अटैचमेंट। क्या था? अटैचमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस या बिन की। ये क्या होता है? जैसे मैंने कोई मेल डिलीट किया तो वो हमारा बिन में या ट्रेस में पहुंच जाता है।
मेल डिलीट होने के बाद ट्रैश या बिन फ़ोल्डर में भेज दिए जाते हैं। ट्रैश या बिन में मेल 30 दिन तक सुरक्षित रहते हैं। कितने दिन तक? 30 दिन तक सुरक्षित रहते हैं। 30 दिन के बाद मेल परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। 30 दिन के अंदर हम चाहेंगे अगर कोई मेल हमें वापस लाना है तो हम ट्रैश या बिन फ़ोल्डर में से वापस भी ला सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई मेल 30 दिन के बाद हमें वापस नहीं मिल सकता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है? इसके बाद हमारा होता है एक टॉगल कॉन्फिडेंटल मोड, है ना? इसका प्रयोग मेल में संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि मेल को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो कोई भी मेल है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, कोई भी मेल को कॉपी नहीं किया जा सकता, डाउनलोड नहीं किया जा सकता और प्रिंट नहीं किया जा सकता। यानी कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम टॉगल कॉन्फिडेंटल मोड का प्रयोग करते हैं। मेल की एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं, यानी कि मेल भेजने के बाद कितने टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो दिखाई नहीं देगा। इसके थ्रू हम मेल को पासकोड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। हम मेल में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जब कोई पासवर्ड डालेगा तभी मेल खुलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए टॉगल कॉन्फिडेंटल मोड की प्रयोग करते हैं, है ना? टॉगल कॉन्फिडेंटल मोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो है मेल के अंत में किया जाता है। कहाँ पे? मेल के अंत में। सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन देता है। जो सिग्नेचर होता है इसमें जो सेंडर है, मेल को सेंड करने वाला है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है। इसे हम ऑटोमेटिक सेट भी कर सकते हैं। इसमें हम चाहें कि हर मेल के लास्ट में सिग्नेचर ऑटोमेटिक लग जाए तो वो ऑटोमेटिक सिग्नेचर लग जाएगा, है ना? तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिक सेट भी कर सकते हैं ईमेल सिग्नेचर को। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल पेज के जो विभिन्न फ़ोल्डर होते हैं उनकी। कौन-कौन से? जैसे कि कंपोज़ होता है। कंपोज़ के द्वारा नया मैसेज लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंपोज़ के द्वारा जैसे कि हमें नया मेल लिखना है तो हम कंपोज़ पे क्लिक करेंगे। इनबॉक्स में जो भी हमें रिसीव्ड मेल हो रहे हैं वो हमें दिखते हैं किसमें? जो प्राप्त हो रहे हैं, जो रिसीव्ड हो रहे हैं ईमेल, वो हम इनबॉक्स में ही देख सकते हैं। आउटबॉक्स होता है। आउटबॉक्स में वे संदेश होते हैं जो भेजने के लिए तैयार होते हैं लेकिन सफलतापूर्वक भेजे नहीं गए हैं, है ना? ये भेजने से पहले, सेंड होने से पहले जो मेल हैं वो आउटबॉक्स में आते हैं। ठीक है? आउटबॉक्स से जैसे ही सेंड हो जाते हैं तो उसके बाद वो सेंड जो ऑप्शन होता है, सेंड जो फ़ोल्डर होता है उसमें पहुँच जाते हैं। ड्राफ्ट मैंने अभी बताया, जो ड्राफ्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि जो अधूरे मेल होते हैं, भेजने से पहले जो अधूरे मेल लिखे हुए होते हैं उनको वो ड्राफ्ट फ़ोल्डर में सेव हो जाते हैं। हम किसी मेल को स्टार भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसे पसंदीदा या ज़रूरी मैसेज को चिन्हांकित कर सकते हैं, उसको स्टार करके सेव कर सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाए कि वो मेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम किसी मेल को स्नूज़्ड भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा या निश्चित समय पर वापस इनबॉक्स में दिखाई दे जाएगा। ऑल मेल होते हैं, यानी कि सभी मेल इनबॉक्स के, सेंड के, अचीव के एक जगह दिखाई देते हैं अगर हम ऑल मेल कर देंगे, ट्रैश और स्पैम को छोड़कर, है ना? ट्रैश फ़ोल्डर में अभी मैंने ऊपर बताया था, डिलीट किए गए मेल को ट्रैश फ़ोल्डर में भेज दिया जाता है और 30 दिन तक इनको हम रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है? आर्चिव्ड मेल जो होते हैं, आर्चिव्ड चैट होती हैं, छिपे हुए मेल होते हैं जिन्हें इनबॉक्स से हटा दिया जाता है। अगर हम किसी मेल को आर्चिव्ड कर देंगे तो वो मेल हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, इनबॉक्स से हटा दिया जाएगा। ठीक है? शेड्यूल कर सकते हैं, हम किसी मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। निश्चित समय तारीख पर स्वचालित रूप से भेजने के लिए हम शेड्यूल कर सकते हैं पहले से किसी मेल को, हम चाहेंगे वो उसी टाइम पे फॉरवर्ड हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, शेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिंग या सेंडिंग मेल की। जो टू होता है वहाँ पे वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे हमें मेल सेंड करना है। इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। टू में आता है जिसे हम सेंड करना चाहते हैं और फ्रेम में आता है स्वयं अपना, जिस ईमेल आईडी से हम मेल करना चाहते हैं, फ्रॉम में वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। सब्जेक्ट में मेल की जो मुख्य विषय वस्तु होती है, जो उद्देश्य होता है वो लिखा जाता है। सेंड फाइल भेजने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम में जिसने ईमेल भेजा है, ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होती है।
कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी की हम बात कर चुके हैं। कार्बन कॉपी इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका एड्रेस कार्बन कॉपी में है और सब एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, ये थी कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी में डाले गए एड्रेस वालों को यह नहीं दिखेगा कि यह मेल किस किस को भेजा गया है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी और कार्बन कॉपी की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, रेस्पॉन्स ऑप्शन होते हैं रिप्लाई, केवल प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए रिप्लाई किया जाता है। रिप्लाई ऑल, समूह ईमेल का जवाब देने के लिए सभी प्राप्तकर्ताओं को रिप्लाई ऑल किया जाता है। फॉरवर्ड कर सकते हैं हम एक ईमेल को दूसरी जगह हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल आईडी की लंबाई। ईमेल आईडी की जो लंबाई है, जैसे जीमेल है, इसका जो यूजर नेम होता है इसमें न्यूनतम 6 अक्षर होते हैं, 6 करेक्टर होते हैं और अधिकतम 64 करेक्टर होते हैं, 64 अक्षर होते हैं। डोमेन नेम होता है इसमें जो अधिकतम 255 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 255 अक्षर होते हैं। ईमेल की जो अधिकतम लंबाई है वो तकनीकी रूप से 320 अक्षर तक मान्य होती है ना? कितनी? 320 अक्षर तक मान्य होती है, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा था 254 लिखी हुई भी दिखाई दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से तकनीकी रूप से 320 अक्षर तक मान्य होती है। यूजर नेम में जैसे कि ये जो चिन्ह होते हैं, हैज हो गया, डॉलर का हो गया, परसेंटेज का हो गया, एंड का हो गया, इक्वल टू का हो गया, लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, इस तरीके से जो चिन्ह होते हैं वो यूजर नेम में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग यूजर नेम में नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट रूल की, है ना? ईमेल एड्रेस में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। एट द रेट चिन्ह अनिवार्य होता है ईमेल आईडी में, है ना? एट द रेट ईमेल आईडी में अनिवार्य होता है। एक बार में एक ईमेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम लगाकर हम कॉमा लगाकर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। एक ईमेल आईडी डालेंगे, कॉमा लगा देंगे, दूसरी ईमेल आईडी डालेंगे, कॉमा लगा देंगे, तीसरी डालेंगे, कॉमा लगा देंगे। इस तरीके से कॉमा लगा कर हम ईमेल को डाल सकते हैं। तो एक ही बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेज सकते हैं। एक पंक्ति से एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। लिमिट की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, तो जीमेल का जो स्टोरेज होता है, जब जीमेल स्टार्ट हुई थी तब 1 जीबी हुआ करता था, है ना? और अभी वर्तमान में 15 जीबी तक स्टोर इसमें कर सकते हैं। स्टोरेज जो लिमिट होती है वो 15 जीबी तक होती है फ्री। इसके बाद हमें परचेज करना पड़ता है जो इसका लिमिट है। जीमेल की जो फ्री लैंड लिमिट होती है सेंड करने की, एक दिन में 500 मेल हम सेंड कर सकते हैं। और गूगल वर्क स्पेस यानी कि अगर हम पेड कर लें ईमेल को तो हम एक दिन में 2000 ईमेल भी भेज सकते हैं। आउटलुक की बात करते हैं, आउटलुक लिमिट की, तो 300 मेल प्रतिदिन हम कर सकते हैं। गूगल मीट पर 100 लोग 60 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये इनकी लिमिट है। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म की। जो पैकेट्स होता है, जब ईमेल भेजा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे पैकेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकेट्स कहा जाता है। ये देखो, मैंने एआई से बनाया ज़रूर है, लेकिन मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने उस तरीके से नहीं बनाया जिस तरीके से सभी लोग पढ़ाते हैं। इसको आप इसी तरीके से प्रिंट A4 साइज़ में करवा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा अपना टाइम बचाने के लिए इस तरीके से किया हुआ है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले मैं सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो इस तरीके से थोड़ा-सा मैं टाइम अपना बचा पा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है? वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना। ठीक है? अब हम बात करते हैं बाउंस बैक की। जब प्राप्तकर्ता का ईमेल सही नहीं होता है तो हम मेल भेज देते हैं, लेकिन वो असफल होकर वापस आ जाता है। इसी को बोला जाता है बाउंस बैक। क्या बोला जाता है? बाउंस बैक बोला जाता है। अंडो मेल किसे कहते हैं? भेजे गए मेल को वापस लाना, है ना? इसको अंडो मेल कहते हैं। अंडो मेल भी कर सकते हैं। मेल भेजने के बाद हम वापस भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइम होता है वो 5 सेकंड का होता है, लेकिन हम इसको सेट भी कर सकते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक सेट कर सकते हैं, है ना? स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड आज के ईमेल सिस्टम का आधार है। हम स्टोर कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल जो ईमेल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और जो सही नहीं है वो किस तरीके से सही नहीं है। जो ईमेल होते हैं, जो अच्छे ईमेल होते हैं, प्रोफेशनल ईमेल होते हैं, ये स्पष्ट होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए, है ना? सब्जेक्ट इनका बिल्कुल सही स्पष्ट होना चाहिए। विनम्र होने चाहिए, पेशेवर भाषा में होने चाहिए, उचित ग्रीटिंग का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए, जैसे कि डियर, सर, मैडम, इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। संक्षिप्त होने चाहिए यानी कि शॉर्ट में होने चाहिए, स्पष्ट संदेश होना चाहिए, सही पैराग्राफ और स्पेसिंग होनी चाहिए, सही ग्रामर होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सामान्य सेंटेंस केस में बिल्कुल सही होने चाहिए। संबंधित जो अटैचमेंट है उनका उल्लेख सही होना चाहिए और पेशेवर जो ईमेल हैं वो सीसी और बीसीसी का जो सही तरीके से प्रयोग इसमें होना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं प्रोफेशनल ईमेल यानी कि गुड ईमेल हम इनको कह सकते हैं। लेकिन खाली नहीं होना चाहिए, भ्रामक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, है ना? अनावश्यक लंबा या उलझाऊ संदेश नहीं होना चाहिए, पूरा मेल एक ही पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, है ना? पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए, बिना बताए अटैचमेंट भेजना, बिना क्लोजिंग के समाप्त करना, निकनेम या फनी ईमेल आईडी होती है ना? अनावश्यक सीसी करना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें ईमेल में नहीं करनी चाहिए, हमारा मेल सही नहीं होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है? तो जो गुड मेल हैं, वो उन सब में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद ईमेल लेबल और सॉर्टिंग। लेबल क्या होता है? ईमेल को कैटेगरी में रखना, ये लेबल कहलाता है। एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल संभव होते हैं, हम अलग-अलग कैटेगरी बना सकते हैं। ईमेल सॉर्टिंग किसे कहते हैं? ईमेल को व्यवस्थित करना, इसे ईमेल सॉर्टिंग कहा जाता है। विषय के अनुसार, प्रेषक के अनुसार, आकार के अनुसार, तिथि के अनुसार यानी कि डेट के अनुसार हम ईमेल को सॉर्टिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ईमेल की बात करते हैं। तो जो ईमेल है जैसे कि narendra.123@gmail.com, इस तरीके से बिल्कुल सही है। narendra_123@gmail.com, ये भी बिल्कुल सही है। अब जैसे कि डॉट है, डॉट मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया है, .narendra123@gmail.com, ये गलत है, ठीक है? शुरू में हम डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? ईमेल आईडी में शुरू में डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि डॉट से कोई भी ईमेल आईडी शुरू नहीं होती है। इसके बाद जैसे कि narendra123@gmail.com, इसमें हमने 2 एट द रेट का लगातार प्रयोग कर लिया है। तो एट द रेट 2 बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे हम एक साथ या अलग-अलग, एक से ज़्यादा हम एट द रेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली ईमेल आईडी है, ये भी गलत है। इसके बाद नरेंद्र .123@gmail.com, हमने डॉट का 2 बार लगातार प्रयोग कर लिया है ना? तो 2 डॉट लगातार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारी ईमेल आईडी गलत है। हम 2 डॉट का अलग-अलग जगह प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारी सही हो जाएगी, जैसे कि narendra.123.other@gmail.com, है ना? तो 2 डॉट अलग-अलग प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी सही ईमेल आईडी है और ये हमारी गलत ईमेल आईडी है, ये भी हमारी सही ईमेल आईडी है। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है? तो ईमेल भेजने के और प्राप्त करने के जो प्रोटोकॉल होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा पॉप3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और तीसरा होता है हमारा आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये 3 हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, तीनों को हमें अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना, ठीक है? पहले हम बात करते हैं एसएमटीपी की यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये क्या है? ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। इसको पुश मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ईमेल को सर्वर पर पुश करता है। क्या करता है? सर्वर पर पुश करता है। इसका जो विकास हुआ था वो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है? तो जो एसएमटीपी है, ये ईमेल को उपयोगकर्ता के यानी कि जो सेंड कर रहा है, उसके सिस्टम से सर्वर तक पहुंचाता है, फिर प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक ट्रांसफर करता है। सर्वर तक पहुंचाता है, उसके बाद
जो प्राप्तकर्ता है यानी कि जो रिसीवर है उसके मेल सर्वर तक ट्रांसफर करता है, वो कौन करता है? एसएमटीपी ही करता है। ठीक है, इसमें जो पोर्ट नंबर है वो 25 है एसएमटीपी का। अगर हमें सिक्योर पोर्ट नंबर की बात करेंगे एसएमटीपी, तो एसएमटीपी ओवर टीएलएस यानी कि सिक्योर्ड वर्जन हो जाएगा। टीएलएस यानी कि ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी की होता है ना, तो उसके द्वारा हम एसएमटीपी भेजेंगे तो पोर्ट नंबर हमारा होता है 465 या 587। ठीक है, तो आपको दोनों ही पोर्ट नंबर याद रखना है, दोनों पोर्ट नंबर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए, है ना, ईमेल के यानी कि जो उपयोग करता है उसके सिस्टम से मेल को सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से जो प्राप्तकर्ता का जो मेल सर्वर है वहां तक ट्रांसफर करता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके द्वारा फोटो को, वीडियो को, ऑडियो को या किसी फाइल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल को एमआईएमई की सहायता लेनी पड़ती है। एमआईएमई क्या है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया एसएमटीपी प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है। दूसरा होता है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, ये क्या करता है? इसके द्वारा हम बिना इंटरनेट के ईमेल पढ़ सकते हैं, बिना इंटरनेट के ईमेल पढ़ सकते हैं। ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए का ये प्रोटोकॉल होता है। ईमेल को डाउनलोड करने का, ये सर्वर से ईमेल को डाउनलोड कर देता है, उसके बाद सर्वर से ईमेल को हटा देता है। ठीक है, ईमेल से, ईमेल को सर्वर पर डाउनलोड करने के बाद ईमेल को सर्वर से हटा देता है। ठीक है, अगर मोबाइल पर हमने डाउनलोड कर लिया तो हम पीसी में उसको नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम इस प्रोटोकॉल का यूज करके केवल अपना जो मेल है वो एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो हम पीसी में उसको नहीं देख सकते हैं, अगर हमने पीसी में डाउनलोड कर लिया तो हम मोबाइल में उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मोबाइल पर डाउनलोड कर लें तो पीसी में नहीं देख सकते हैं। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110। कौन सा होता है? 110। अगर सिक्योर पोर्ट नंबर की बात की जाए, सुरक्षित पोर्ट नंबर, तो वो होता है 995 995, है ना। कौन सा? 995। तो POP3 का पोर्ट नंबर 110 होता है और सिक्योर पोर्ट नंबर होता है 995 995। इसके हम बात करते हैं IMAP की यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की। ठीक है, ये क्या होता है? इसका उपयोग सर्वर पर सुरक्षित रहता है, जो मेल है वो सर्वर पर बिल्कुल सुरक्षित रहता है, जिससे यूजर कई डिवाइसेस में ईमेल एक्सेस कर सकता है। हम मोबाइल में देख सकते हैं, पीसी में देख सकते हैं, टैबलेट में देख सकते हैं, एक साथ सभी में देख सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो IMAP का प्रयोग करने के बाद हम सर्वर पर सुरक्षित मेल को सेव कर सकते हैं और उसको हम जब चाहें हम देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमने मेल को डिलीट कर दिया एक डिवाइस से, तो ये सभी डिवाइसेस से डिलीट हो जाएगा। इसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 143। कौन सा होता है? 143 होता है। लेकिन वही हम SSL यानी कि TLS यानी कि सिक्योर पोर्ट नंबर की बात करेंगे तो वो होता है 993। कौन सा होता है? 993। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रोटोकॉल होते हैं। एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए, मेल को भेजने के लिए, मेल को सर्वर से प्राप्तकर्ता के सर्वर मेल तक पहुंचाने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। उसके बाद POP3 क्या करता है? सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के बाद सर्वर से ईमेल को हटा देता है। तो हम ईमेल को बिना इंटरनेट के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने डाउनलोड कर लिया मोबाइल में तो हम पीसी में नहीं देख पाएंगे, एक बार ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा IMAP होता है ये, जो सर्वर पर मेल को बिल्कुल सेव कर लेता है। हम जितनी बार चाहें मेल को देख सकते हैं, मोबाइल पे, पीसी पे, सभी जगह देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि अगर हमने एक डिवाइस से मेल को डिलीट कर दिया तो सभी डिवाइसेस से मेल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इनके पोर्ट नंबर आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, है ना। ईमेल की लोकेशन IMAP में सर्वर पर रहती है और POP3 में डिवाइस पर डाउनलोड हो जाता है। डिवाइस पर डाउनलोड होने के बाद सर्वर से हट जाता है, लेकिन IMAP में हमेशा सर्वर पर ही रहता है। डिवाइस एक्सेस की बात की जाए तो एक ही ईमेल को कई डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन POP3 में ऐसा नहीं है। केवल उस डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं जहां पे ईमेल को डाउनलोड किया है। अगर मोबाइल में डाउनलोड किया है तो मोबाइल में देख सकते हैं, पीसी में डाउनलोड किया है तो पीसी में एक्सेस कर सकते हैं। सिंकिंग की बात की जाए, ईमेल सर्वर के साथ सिंक रहता है,
रियल टाइम अपडेट होता रहता है। इसमें सिंकिंग नहीं होती है, एक बार डाउनलोड हो गया उसके बाद सर्वर से हट जाता है। स्पेस और स्टोरेज की बात की जाए तो सर्वर स्टोरेज का उपयोग करता है IMAP प्रोटोकॉल में, लेकिन POP3 में लोकल डिवाइस की स्टोरेज का उपयोग करता है क्योंकि ईमेल डाउनलोड हो जाता है। इंटरनेट की ज़रूरत IMAP में होती है, लगातार इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत इसमें रहती है। लेकिन POP3 जो है इसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरनेट के हम बिना भी पढ़ सकते हैं। एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी पढ़ सकते हैं। उदाहरण IMAP के जैसे कि जीमेल, आउटलुक ये हमारे IMAP हैं और POP3 पुरानी या लिमिटेड जो इंटरनेट वाले क्लाइंट होते थे ये POP3 वर्जन पर काम करते थे, POP3 प्रोटोकॉल पर काम करते थे। ठीक है, इसके बाद हमने अभी जो बात की थी SMTP प्रोटोकॉल में, जो SMTP प्रोटोकॉल सहायता लेता है MIME की फोटो को, वीडियो को, ऑडियो को या किसी फाइल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल MIME की सहायता लेता है। तो MIME क्या होता है? एडवांस प्रोटोकॉल सिक्योरिटी टैग, है ना। MIME क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। इसमें कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता है। इसका कार्य क्या होता है? ईमेल में टेक्स्ट के अलावा फाइल को, इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को अटैचमेंट से जोड़ने की सुविधा देता है। ठीक है, तो SMTP जो प्रोटोकॉल है वो MIME की सहायता लेता है। अगर हमें फाइल को भेजना है, इमेज को भेजना है, वीडियो को भेजना है, ऑडियो को भेजना है या किसी और फाइल को भेजना है तो हमें SMTP जो प्रोटोकॉल है वो MIME की सहायता लेता है। इसमें भी कई तरह से होते हैं जैसे कि सिक्योर MIME होता है ना। इसका कार्य होता है ईमेल इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए उपयोग करना, है ना। इसका उपयोग सिक्योर ईमेल के लिए किया जाता है, ईमेल सुरक्षित और प्रमाणिक रहे, है ना। इसका जो फर्स्ट वर्जन है 1995 में आया था, 1995 में आया था। इसके बाद होता है DKIM, DKIM यानी कि डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, है ना। ईमेल की प्रमाणिकता जांचने के लिए वेरीफाई करता है ईमेल को। ईमेल सर्विस में छेड़छाड़ हुई है या नहीं ये पता करता है। कौन पता करता है? डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। ऐसे ही एक होता है SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि ये जांचता है कि मेल भेजने वाला IP डोमेन अधिकृत ऑथराइज्ड है या नहीं। अधिकृत मेल सर्वर से मेल को भेजा गया है या नहीं, ये कौन चेक करता है? ये चेक करता है SPF यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ऐसे ही DMARC यानी कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? SPF यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, DKIM यानी कि डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, दोनों पर आधारित होकर मेल स्पूफिंग और फिशिंग को रोकना और रिपोर्टिंग करना। ये किसका काम होता है? DMARC की डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी समझ लिया। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं यानी कि जो सेवाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेल क्लाइंट और एक होती है वेब मेल, है ना। मेल क्लाइंट होती है जो आपको अपने सिस्टम पर, है ना, मुझे मेरे सिस्टम पर ईमेल भेजने और ईमेल प्राप्त करने की अनुमति देती है, उसे कहते हैं मेल क्लाइंट। ठीक है, वेब मेल क्या होता है? ये टाइप ऑफ ईमेल सर्वर, एक तरह का ईमेल सर्वर है जो ब्राउजर या इंटरनेट के माध्यम से ईमेल को एक्सेस करने का हमें मौका देता है। ठीक है, ब्राउजर या इंटरनेट के माध्यम से ईमेल को हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, इस तरीके से, है ना। जीमेल है, जीमेल यानी कि गूगल मेल। इसका फाउंडर हैं पॉल वोचेट। कौन है? पॉल वोचेट इसके फाउंडर हैं और 1 अप्रैल 2004 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसको डेवलप किया गया था 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब इसका जो स्टोरेज है वो 1 GB का था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो स्टोरेज है वो 15 GB तक हो गया है। स्टार्टिंग स्टोरेज 1 GB और प्रेजेंट स्टोरेज 15 GB ईमेल का। अटैचमेंट जो लिमिट है
वो 25 MB है। कितनी है? 25 MB है जीमेल की। ओल्ड डोमेन है, ये था ओल्ड डोमेन जीमेल का, वो था garfield.com। कौन सा था? garfield.com। प्रेजेंट डोमेन है वो है gmail.com। कौन सा है? gmail.com। जो जीमेल है ये सिक्योरिटी यूज करता है TLS यानी कि ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी का प्रयोग करता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं MS आउटलुक की। तो MS आउटलुक यानी कि इसका जो पुराना नाम है ये हॉटमेल है ना। क्या है? हॉटमेल था, इसको बाद में गूगल ने ऑक्युपाई कर लिया था, इसका नाम रख दिया था MS आउटलुक। इसका फाउंडर थे सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ, है ना। 1996 में इसको बनाया गया था। बाद में एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था 1997 में। कब? 1997 में इसको एक्वायर कर लिया था। आउटलुक इसका नाम रख दिया था, आउटलुक इसका नाम रख दिया था। ठीक है। स्टोरेज क्षमता की बात की जाए तो 15 GB इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, लेकिन जो इसमें अटैचमेंट लिमिट होती है वो 20 MB होती है। कितनी होती है? 20 MB होती है। और जीमेल में कितनी होती है? 25 MB होती है। इसमें PIM यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहा जाता है किसको? MS आउटलुक को, है ना। नया संदेश बनाने के लिए इसमें जो शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+M होता है। क्या होता है? Ctrl+Shift+M। ऐसे ही जोहो मेल होता है। फाउंडर थे इसके सिरधर बेम्बू और टोनी थॉमस। 1996 में इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद जो जैसे कि याहू मेल है ये जनवरी 2014 को डेवलप हुई थी। रेडिफ मेल है 1996 में डेवलप हुई थी। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। पॉप 3 की अभी हमने ऊपर बात कर ली है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट्स के, है ना। सुरक्षा की बात करते हैं, सिक्योरिटी टैग की बात करते हैं। एक होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी यानी कि PGP, है ना। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए या डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ईमेल को प्रमाणित करने के लिए हमें PGP सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है ईमेल को, है ना। एक होता है SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTP को HTTPS में बदलकर यूजर और वेबसाइट के बीच में जानकारी सुरक्षित करी जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? SSL के द्वारा, सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा। एक TLS होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, है ना। ये SSL का उन्नत रूप है। क्या है? SSL का उन्नत रूप है TLS, है ना। जीमेल इसी का प्रयोग करती है। किसका? TLS का प्रयोग करती है जीमेल, है ना। SSL में डाटा ट्रांसमिशन के दौरान इंक्रिप्शन प्रदान किया जाता है। डाटा को ट्रांसफर के दौरान इंक्रिप्शन यानी कि सिक्योरिटी प्रदान की जाती है ना। खतरे की बात करते हैं, साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, फ्रॉड्स की बात करते हैं। एक होता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर एक साथ हजारों की संख्या में क्या भेज दिए जाएं? मेल भेज दिए जाएं। इसे लेटर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये सर्वर क्रैश कराने के लिए किए जाते हैं, सर्वर क्रैश कराने के लिए भेजे जाते हैं। इसे बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग, है ना। ईमेल बॉम्बिंग इसे बोला जाता है। ठीक है। एक होता है ईमेल स्पूफिंग। क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग। हैकर द्वारा भेजा गया ऐसा मेल जो किसी विश्वसनीय स्रोत से नॉन सेंडर से उत्पन्न हुआ प्राप्त होता है। इस तरीके से मेल कोई भेज देता है जैसे कि लगता है हमें कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से मेल भेजा गया है, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं होता है, ये धोखा देने के लिए भेजा जाता है। ईमेल स्पूफिंग इसको कहा जाता है। हैकर द्वारा भेजा गया ऐसा मेल जो किसी विश्वसनीय स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये धोखा देने के लिए भेजा जाता है। ठीक है। इसमें कोई लिंक वगैरह भी हो सकते हैं धोखा देने के लिए। ईमेल फिशिंग क्या होती है? ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें फर्जी ईमेल लिंक के माध्यम से गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। कोई लिंक वगैरह दी जाती है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो परमिशंस वगैरह हैं वो उनके पास चली जाती हैं। तो ये होते हैं ईमेल के खतरे। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की, है ना। ईमेल को सेंड करने के लिए Ctrl+Enter का प्रयोग करते हैं। CC यानी कि कार्बन कॉपी को का प्रयोग करने के लिए Ctrl+Shift+C का प्रयोग करते हैं। BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करने के लिए Ctrl+Shift+B का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट लिंक यानी कि लिंक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट इमोजी यानी कि इमोजी को इंसर्ट करने के लिए
कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 का प्रयोग करते हैं। MS आउटलुक में न्यू मैसेज भेजने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M का प्रयोग करते हैं, है ना। लेटर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस I का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट में कंट्रोल प्लस U का प्रयोग करते हैं। नंबर लिस्ट लगाने के लिए 1 2 3 इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 का प्रयोग करते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 का प्रयोग करते हैं। कोई क्वेट्स हमें लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का प्रयोग करते हैं। और रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश का प्रयोग करते हैं। थोड़े से और देखते हैं। अलाइन लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करते हैं। अलाइन सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का प्रयोग करते हैं। अलाइन राइट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का प्रयोग करते हैं। आइडेंट लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस इस तरीके से जो ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग करते हैं। आइडेंट मोर करने के लिए कंट्रोल प्लस इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करते हैं। और टेक्स्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे शॉर्टकट कीज कुछ, है ना, ईमेल्स के। थोड़ा सा ईमेल को एक रिवीजन करते हैं। ईमेल एड्रेस यूजर एट द रेट डोमेन फॉर्मेट में यूनिक पहचान होती है, यानी कि एक यूजर नेम की केवल एक ईमेल आईडी होती है। यूजर नेम ईमेल एड्रेस का यूजर स्पेसिफिक भाग होता है, यूजर इसको अपने नाम पर बना सकता है। डोमेन नेम मेल सर्वर की पहचान होती है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को IP एड्रेस से रिजॉल्व करता है। ईमेल हेडर मेटा डाटा जैसे कि सेंडर रिसीवर टाइम और रूट पाथ को स्टोर करता है कौन, ईमेल हेडर। ईमेल बॉडी क्या होती है, एक्चुअल मैसेज कंटेंट होता है उसे ईमेल बॉडी कहा जाता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, बिना फॉर्मेटिंग वाला सिंपल टेक्स्ट मैसेज क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है। ऑटो रिप्लाई क्या होता है, प्री डिफाइंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स सिस्टम होता है। हम पहले से सेट कर सकते हैं कि हमें ऑटो रिप्लाई में क्या सेट करना है, तो जो हम रिप्लाई में सेट कर देंगे वही रिप्लाई में सेंड हो जाया करता है। शेड्यूल सेंड यानी कि हम किसी मेल को में शेड्यूल लगा सकते हैं कि अगर हम पहले से हम सेंड कर दें, लेकिन हम चाहेंगे कि 12:05 को ये मेल सेंड होगा तो उसी टाइम पर वो सेंड हो जाएगा फ्यूचर टाइम पर मेल भेजने के लिए। ईमेल सॉर्टिंग ईमेल को डेट के अनुसार, सेंडर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार अरेंज करने के लिए। इमेज फिल्टरिंग क्या होती है, प्री डिफाइंड कंडीशंस के आधार पर ईमेल क्लासिफाई करने के लिए ईमेल फिल्टरिंग का प्रयोग किया जाता है ना। ऐसे ही स्पैम क्या होता है, अनवांटेड जो बल्क ईमेल्स होते हैं, जो अनचाहे मेल होते हैं वो स्पैम कहे जाते हैं और इनको स्पैम फोल्डर में भेज दिया जाता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, केवल सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ नहीं सकता है। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर ईमेल के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। सेंडर की ऑथेंटिकेशन और डाटा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करते हैं, सेंडर की उसमें इंफॉर्मेशन होती है। ब्लैक लिस्ट ईमेल ब्लॉक्ड सेंडर की सूची होती है ब्लैक लिस्ट में। व्हाइट लिस्ट में ट्रस्टेड सेंडर की सूची होती है। ग्रे लिस्ट में अननोन सेंडर की टेम्पररी ब्लॉक करता है। ग्रे लिस्ट जो होती है वो अननोन सेंडर को टेम्पररीली ब्लॉक करता है। ईमेल थ्रेडिंग क्या होती है, रिलेटेड ईमेल्स को कन्वर्जन के रूप में ग्रुप करता है, इसे बोला जाता है ईमेल थ्रेडिंग। बाउंस मेल यानी कि जब कोई प्राप्तकर्ता का ईमेल सही नहीं होता है तो मेल वापस आ जाता है, उसे बोला जाता है बाउंस मेल। डिलीवरी फेलियर होता है तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, हमारा मेल वापस आ जाता है। प्राइमरी सोशल प्रमोशंस जो टैब होते हैं, पर्सनल, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, जो ईमेल्स को अलग करने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन, जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितनी होती है, जीमेल में कितनी होती है और याहू में कितनी होती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ईमेल एड्रेस में कौन सा करैक्टर वैलिड नहीं होता है, आप ये भी हमें कमेंट करके बताएंगे। कौन सा विकल्प मेल को आगे फॉरवर्ड करने या कॉपी या प्रिंट करने के लिए रोकता है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस के आंसर आपके मुझे आज के कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? याद रखना। आपको वीडियो कैसी लगी, ये क्लास ईमेल की कैसी लगी, पूरा का पूरा ईमेल वाला जो पोर्शन है हमने आज की क्लास में खत्म कर लिया है, ठीक है? तो कमेंट करके हमें ये भी बता देना क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।